Hello everyone. So after completing the revised summary lecture from chapter number 12, now we will start few MCQs based on those concepts. As you know, in the previous lecture we have completely revised all the concepts and formulas of this chapter. So without wasting time, let us start MCQs. MCQ number 1. The angular velocity of electron in nth orbit of hydrogen atom is proportional to which of the following। अब हमें इस MCQ में nth ऑर्बिट के लिए वो भी हाइड्रोजन एटम हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया। हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी इट मीन्स ओमेगा का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और ऑप्शन हमें दिया है एन एन क्यूब 1/n एंड 1/n क्यूब। इट मीन्स ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें फाइंड आउट करना है। हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में ओमेगा के लिए पूरा डेरिवेशन किया था और लास्ट लेक्चर में जब हमने रिवाइज किया था तब हमने उस टॉपिक में भी इस फॉर्मूला को याद रखा था कि ओमेगा जब भी आएगा एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। अगर हमें ये सॉल्यूशन याद नहीं आएगा या फिर हमें वो जो कंसेप्ट हमने थ्योरी लेक्चर में स्टडी किया था वो याद नहीं है, फिर हम इसको डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट वन, एंगुलर मोमेंटम mvr which is equal to mr square omega because we have used v is equal to omega r। सो यहाँ पे फॉर्मूला हमने एंगुलर मोमेंटम का ओमेगा के टर्म में लिखा और एंगुलर मोमेंटम का बोहर हाइपोथेसिस में हमने सेकेंड हाइपोथेसिस स्टडी किया था जिसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2π जितना। इसी फार्मूला को अगर हमने यूज़ किया और ओमेगा को सब्जेक्ट बनाया तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा NH/2πmr स्क्वायर। अब ओमेगा का ये एक रिलेशन मिला। अब हमें डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है जहाँ पे रेडियस का भी टर्म है। सो हमें कंपलसरी रेडियस को कन्वर्ट करना होगा। रेडियस के ओरिजिनल फार्मूला को हमने यहाँ पे रखना होगा जहाँ पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी यूज़ किया है। सो रेडियस को हमने यहाँ से रिप्लेस किया। रेडियस r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई me स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे r स्क्वायर करना है सो हमने डायरेक्टली r स्क्वायर का टर्म लिखा है यहाँ पे n रेज़ टू 4 h रेज़ टू 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर e रेज़ टू 4। तो ये पूरा r स्क्वायर का टर्म हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। सो ओमेगा विल बी पाई me रेज़ टू 4 अपॉन 2h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू 1/n क्यूब। सो यहीं से हमें रिलेशन मिलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1/n क्यूब। बेटर हमें टाइम सेव करना है MCQ में तो हम ये कंसेप्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ओमेगा का डायरेक्टली रिलेशन क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ 1/n क्यूब। Now the next one is MCQ number 2. The linear velocity of electron in nth bohr orbit of hydrogen atom is proportional to which of the following। सेम क्वेश्चन, सिर्फ हमें यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। सो वी नो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π। सो v इज इक्वल टू NH/2π इंटू 1/mr। अब यहाँ से सिर्फ रेडियस के टर्म को हमें रिप्लेस करना है। रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई me स्क्वायर। सो रेडियस के टर्म को यहाँ पे हमने रिप्लेस किया तो फाइनल टर्म हमें मिलेगा v इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 इंटू 1/n। सो linear velocity is inversely proportional to principal quantum number। So final answer is option C। ये भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और हमने जो रिवाइज्ड कंसेप्ट का जो पूरा लेक्चर देखा उसमें फार्मूला की लिस्ट में हमने इस फार्मूला को भी ऐड किया है।
सो ये पूरा कैलकुलेशन एमसीक्यू के लिए करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और उसकी प्रोपोर्शनलिटी। नेक्स्ट वन इज एमसीक्यू नंबर 3। इन हाइड्रोजन एटम which spectral lines are emitted when electron experience transition from n is equal to 2 to n is equal to 3। अब 2 and 3 का ट्रांजिशन हमें गिवन है। हमें पता है फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज जहाँ पे n की वैल्यू 1, मतलब ट्रांजिशन सारे स्टार्ट होंगे 2 से, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1। देन सेकेंड सीरीज होगी बाल्मर सीरीज जहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट होंगे हमारे 3 से, मतलब सीरीज नंबर होगा 2। सो n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू हम लोग अनबाउंड स्टेट तक जाएंगे। सो अगर हमारा फाइनल स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 3 to 2 या फिर 4 to 2, 5 to 2, कोई भी ट्रांजिशन हम सिलेक्ट करेंगे, बट फाइनल स्टेट हमारा होगा n इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये इंडिकेट करेगा बाल्मर सीरीज। सिमिलरली अगर आपको पास्ट टेंस सीरीज पूछा जाएगा ब्रैकेट या पीफन, तो हमें सारे सीरीज के सीक्वेंसेस याद है। सो n इज इक्वल टू 2 इट मीन्स बाल्मर सीरीज होगा। और सेकेंड पॉइंट, हमें n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 ट्रांजिशन करना है। अब ट्रांजिशन के अंदर हमें पता है अगर 2 to 3 जाएंगे या फिर 3 to 2 जाएंगे, इस दोनों में डिफरेंस होगा। अगर हमने 2 to 3 ट्रांजिशन किया, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। बट अगर हमने 3 to 2 ट्रांजिशन किया, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करने के बाद सेकेंड स्टेट में आएगा। सो इस दोनों ट्रांजिशन में डिफरेंस होगा 2 to 3 एंड 3 to 2। सो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to 3। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, ये एक फाइनल स्टेट हो गया कि एब्जॉर्प्शन हमें लाना है। तो इस चारों ऑप्शन से हमने एमिशन वाले ऑप्शन को हटा दिए। अब हमारा फाइनल ऑप्शन बचेंगे बी एंड डी। बी ऑप्शन है हमारा द एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ पास्ट टेंस सीरीज, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 to ट्रांजिशन किया अप टू 3 तक। सो ये होगा बाल्मर सीरीज। और एब्जॉर्प्शन का हमें लॉजिक ये यूज़ करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, इट मीन्स उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अगर 3 to 2 ट्रांजिशन दिया होगा तो ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, इट मीन्स उसने एक एनर्जी का फोटोन रिलीज किया होगा। सो सिर्फ कंसेप्ट वाइज ये एमसीक्यू आपको याद रखना है, ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। And the next one is again logical and concept wise MCQ. Which series of hydrogen spectrum lies in visible region? हमें पांचों सीरीज के रीजन्स पता है। अगर विजिबल रीजन की बात करेंगे तो सबसे पहली सीरीज विजिबल रीजन में फाइंड की थी, वो भी जैकब बाल्मर ने। ये तो डायरेक्ट हमारा टेक्स्ट बुक का ही एक एमसीक्यू होगा, डायरेक्टली हम इसको नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो सिर्फ पांचों सीरीज के रीजन्स याद रखिए और उसका डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बाल्मर सीरीज। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू। एन अनदर पॉइंट चार्ज Q thrown towards the stationary point charge capital Q at speed v. It returns at a distance r from Q. If 2v speed is given instead of v, then distance of closest approach will be dashed. अब यहाँ पे distance of closest approach का कंसेप्ट यूज करना है। फर्स्ट इनिशियल सिचुएशन हम देखेंगे तो हमारे पास स्मॉल q चार्ज है और यहाँ पे हमने कैपिटल q चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हमें गिवन है। अब हमें स्मॉल q चार्ज को v स्पीड से हमें उसको थ्रो करना है टुवर्ड्स कैपिटल Q। तब हमने ये देखा कि डिस्टेंस r तक उसने मतलब डिस्टेंस r हमें ऐसा मिलेगा कि वहाँ से स्मॉल q चार्ज पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा। उसने कैपिटल Q से कितना नज़दीक तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमें गिवन है r। अब हमने स्पीड डबल कर दी, मतलब पहले v स्पीड से पार्टिकल को भेजा था,
अब हमने 2v स्पीड से उसी पार्टिकल को सेंड किया टूवर्ड्स कैपिटल Q, तब हमें पूछा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। सो पहले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे इनिशियली सोर्स से अल्फा पार्टिकल को हमने निकाला, ये अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स टारगेट न्यूक्लियाई। अब उस न्यूक्लियस की ओर ट्रैवल करेंगे तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एक मोमेंट पे ये हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा एंड ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स वहाँ से वो बाउंसिंग बैक इट मीन्स 180 डिग्री पे रिटर्न होगा। सो जिस मोमेंट पे वो पार्टिकल रिटर्न होगा उस मोमेंट पे उस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टेट्स में स्टडी किया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज इक्वल टू 2z² अपॉन 4πε0 k नॉट। के नॉट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई है डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला यूज किया k Q1 Q2 अपॉन r। सो k मीन्स 1/4πε0, Q1 मीन्स हमने एक पार्टिकल को ट्रैवल करवाया वहाँ से जिसका चार्ज होगा Q1 और वी कैन से स्मॉल q एंड दूसरा पार्टिकल होगा कैपिटल Q। सो हमने ये डायरेक्टली फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकाला है। हमें इस MCQ में जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एनर्जी की, मतलब आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के नॉट। अब ये काइनेटिक एनर्जी का इनवर्स रिलेशन हो गया डिस्टेंस के साथ, बट काइनेटिक एनर्जी वी हैव हाफ mv²। सो डायरेक्टली हमें रिलेशन मिलेगा के नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v02। सो बेसिकली हमें ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालने के लिए पूरा कंसेप्ट हमें देखना होगा। सो इन MCQ वी हैव टू सेव आवर टाइम। अगर आपको टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट रिलेशन आप याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन। सो अगर आर नॉट का रिलेशन इनवर्स होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ तो हमें आर नॉट एंड वी नॉट का डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v02, ये हमारा बेसिक रिलेशन। सो ये पूरा कैलकुलेशन हमें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए स्पीड एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का। अब हमें पता है स्पीड डबल करी है हमने तो हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो r1/r2 इज इक्वल टू v2² सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तब हमें r02 मतलब सेकेंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिलेगा r/4। मतलब इनिशियल जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था उससे 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ये डिस्टेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी r/4। Now the next one, the spectral lines of P-Fun series lies in dash region। अगेन कंसेप्चुअल MCQ। P-Fun सीरीज के लिए हमें सिर्फ रीजन फाइंड आउट करना है। अब हमें यह पता है बाल्मर सीरीज मतलब विजिबल रीजन होगा, लाइमन सीरीज जो फर्स्ट सीरीज है हमारी मतलब सीक्वेंस में फर्स्ट, सो वो होगा अल्ट्रावायलेट रीजन, और बाकी की तीनों सीरीज पास्चन, ब्रैकेट एंड P-Fun इंफ्रारेड रीजन में होगी। So correct option is option B, infrared region। Next MCQ number 7, an alpha nucleus of energy half mv² bombards a heavy nuclear target of charge Ze। Then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to dash। अब हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन ए गिवन है Ze⁻⁻1, ऑप्शन बी v², ऑप्शन सी m⁻⁻1 और ऑप्शन डी v⁻⁻4। अब हमने प्रीवियस एक MCQ में ये प्रूव किया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड स्पीड का रिलेशन होगा 1/v²। सो v² ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन बी,
v⁻⁴, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब हम दोनों ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 इज इक्वल टू z² अपॉन 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिटर्न एज हाफ mv²। तो इसी से हमें रिलेशन मिलेगा। अगर z के साथ रिलेशन होगा तो वो r⁻⁴ नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। और मास के साथ जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा, r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। सो थर्ड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, which of the following transition in hydrogen atoms emit photons of highest frequency? अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिशन के साथ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो इनमें से कौन सा ट्रांजिशन ऐसा होगा जिससे हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलेगा। सो सबसे पहले तो फोटोन के ट्रांजिशन के लिए, इट मीन्स फोटोन के एमिशन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। सो हायर टू लोअर में ट्रांजिशन होगा तब भी फोटोन एमिट होगा। सो पहले 4 ऑप्शन चेक करेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन हायर टू लोअर होगा कि नहीं। सो फर्स्ट n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 6, मतलब ये हमारा जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वहाँ पे फोटोन एमिट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही कैंसिल हो गया हमारा। नाउ ऑप्शन बी 6 टू 2 मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, हायर टू लोअर। देन 1 टू 2 अगेन ये एब्जॉर्प्शन होगा, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी है, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी। सो बेसिकली हमें ये दो ही ऑप्शन यहाँ पे चेक करने हैं। सो 6 टू 2 एंड 2 टू 1, मतलब अगर हमें तीनों स्टेट में अगर एनर्जी पता होगी तब हम डायरेक्टली रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो n इज इक्वल टू 6 टू 2 में एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम E6 कैलकुलेट करेंगे, -13.6 अपॉन n², इट मीन्स 6²। सो हमें n इज इक्वल टू 6 में एनर्जी मिली -0.37778 eV। n इज इक्वल टू 2 के लिए -13.6/2², तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी -3.4 eV। E1 इट मीन्स -13.6 eV। अब हमें ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है, इट मीन्स हायर टू लोअर के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस होगा। सो 1 बाय 1 हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, E6 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसी ट्रांजिशन में हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो लेट अस चेक फर्स्ट वन, E6 माइनस E2 -0.3778 -3.4, so final energy is 3.0222 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वन E2 माइनस E1, तो इसके लिए हमें एनर्जी मिलेगी 10.2 eV। सो लास्ट ट्रांजिशन हमारा ऐसा होगा 2 to 1, जिसमें हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी 10.2 eV। इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन 2 to 1 ट्रांजिशन में मिलेगा। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमें 2 to 1 में मिलेगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर इन हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन मीन्स कि हेड टू हेड कोलिजन, इट मीन्स 180 डिग्री का जो हमारा कंडीशन होगा। सो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के ग्रुप के साथ हेड टू हेड कोलाइड होंगे, इट मीन्स अल्फा पार्टिकल वहाँ से बाउंसिंग बैक होंगे। तो वहाँ पे हमें इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी मिलेगी, एंटी पैरेलल, इट मीन्स जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल आएंगे उसी डायरेक्शन में रिटर्न जाएंगे, इट मीन्स 180 डिग्री। तो हेड टू हेड कोलिजन जब भी आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में दिखे तब हमें याद रखना है कि थीटा होगा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, इट मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर। सो इम्पैक्ट पैरामीटर की अगर आपको डेफिनेशन और बेसिक डायग्राम याद होगा तो हेड ऑन कोलिजन से आपको क्लिक होगा 180 डिग्री,
और 180 डिग्री से आपको क्लिक होगा 0. So the final answer is option A, 0. The next MCQ, in transition from the state n is equal to 4 to n is equal to 3 in a hydrogen-like atom results in ultraviolet region. Then what should be the transition for the infrared region? अब हमें infrared region के लिए basic condition पता है. Infrared region it means last की 3 series पास्टन, ब्रैकेट एंड पी1 सीरीज, तीनों सीरीज हमारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी. सो तीनों सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो बेसिक सीक्वेंस होगा हमारा 3, 4 एंड 5. सो ये सीक्वेंस हमें पता है तो हमारा ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट में होना चाहिए. या तो इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से मतलब किसी भी हायर स्टेट से n=3 में आना चाहिए या फिर n=4 में या n=5 में. अगर ये ट्रांजिशन हमारा सक्सेसफुली हुआ किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से 3, 4 एंड 5 में ट्रांजिशन हुआ, इट मीन्स हमें इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ मिलेगी. सो पहले तो हमें चेक करना है कि ट्रांजिशन 3, 4 एंड 5 स्टेट में होगा कि नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज 2 to 1. तो यहाँ पे 3, 4, 5 का कोई चांस नहीं, तो ये 2 to 1 ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल फॉर इंफ्रारेड रीजन. देन 3 to 2 तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा. 4 to 2 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 5 to 4 सो हमारा ट्रांजिशन होगा 4 में. अगर यहाँ से 5 to 3 होगा या फिर 4 to 3 होगा तब भी पॉसिबल हो सकता है. सो अल्टीमेटली हमें फाइनल स्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन का फाइनल ट्रांजिशन या तो 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में. तब हमारा ट्रांजिशन के लिए तीनों सीरीज लास्ट वाली पास्टन, ब्रैकेट या पी1 सीरीज आ सकती है. तब हमारा ट्रांजिशन और हमारा जो फोटोन जो वहाँ से एमिट होगा वो इंफ्रारेड रीजन का होगा. सो ट्रांजिशन की आपको बेसिक थ्योरी बेसिक कंसेप्ट उसका पता होगा तो आप उसका विदाउट कैलकुलेशन ऑप्शन टिक कर सकते हो. Now MCQ number 11. The energy required for electron to transit from n is equal to 1 to n is equal to 3 in Li+2 is dash. मतलब हमें यहाँ पे लिथियम +2 मतलब Z=3 भी गिवन है. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे Z को कंसिडर करना है. हम हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. तो Li+2 इट मीन Z=3 होगा. सेकेंड पॉइंट ट्रांजिशन 1 to 3 स्टेट में हुआ मतलब ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक का ट्रांजिशन है. हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड. अगर ये 1 to 3 में ट्रांजिशन करेगा इट मीन्स हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की. सो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 1 to 3 स्टेट में ट्रांजिशन करेगा. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी. सो इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा. सो फर्स्ट स्टेट में होगा तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी -13.6 इंटू 3 स्क्वायर. ये हाइड्रोजन एटम नहीं है Li+2. इट मीन्स हमें Z² जो बेसिक रिलेशन है एनर्जी का ये रिलेशन याद होगा तब हम यहाँ पे 3 मतलब हमारा जो Z का जो वैल्यू है लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे. सो फर्स्ट स्टेट ऑफ लिथियम एनर्जी होगी -122.4 EV. अब वहीं से ट्रांजिशन होगा थर्ड स्टेट में. सो E3 = -13.6 इंटू Z². इट मीन्स 3² अपॉन 3² विच इज इक्वल टू -13.6 EV. सो फर्स्ट स्टेट में एनर्जी होगी -122.4. जब फाइनल स्टेट मतलब थर्ड स्टेट में जाएगा तब एनर्जी होगी -13.6. तो हमें बाहर से कितनी एनर्जी की यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी. सो एनर्जी गिवन इज इक्वल टू E3 - E1. इट मीन्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेट्स. सो -13.6 माइनस माइनस प्लस 122.4. सो 108.8 EV. सो बाहर से हमें 108.8 EV
इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तब Li+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 1 to 3, मतलब फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. So option C is the correct answer. Next one, MCQ number 12. Hydrogen atom is excited from ground state to another state with principal quantum number equal to 4. Then the number of spectral lines in the emission spectra will be dash. अब हमें प्रीवियस लेक्चर में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया था n इंटू एन माइनस 1/2. सो अगर हमें क्वांटम नंबर गिवन होगा तो क्वांटम नंबर का यूज़ करके हम डायरेक्टली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने जो लेक्चर में ये कंसेप्ट स्टडी किया था उसी कंसेप्ट को हम इस एमसीक्यू में अप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1/2 एंड n इज गिवन एज 4. n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 6. सो मैक्सिमम पॉसिबल spectral lines will be 6. So correct option is option C.